इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि यदि अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा कम फोकस दूरी की जो है नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। तो एक खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा कम फोकस दूरी की जो है नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी एक जो है ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके मदद से हमें कई गुना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। फिर कहता है कि यदि एक व्यक्ति ए किसी भवन के भूतल से प्रथम तल सीढ़ी द्वारा जाने में 2 मिनट का समय लेता है तथा दूसरा व्यक्ति जो है बी 1.5 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ए व बी ने समान कार्य किया है तथा बी ने ए से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है। एक व्यक्ति ए किसी भवन के भूतल से ऊपरी तल सीढ़ी द्वारा जाने में 2 मिनट का समय लेता है तथा दूसरा व्यक्ति 1.5 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो ए व बी ने समान कार्य किए हैं तथा बी ने ए से अधिक शक्ति का प्रयोग किया है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी एफ एस कॉस थीटा। वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन पर और जो है वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम पर निर्भर करता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। शक्ति का मतलब वाट। देखिए, कहता है पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग भी है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग होगा, तो ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, उपग्रह का जो है वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय वेग भी बराबर क्या होता है? √g/m/r। क्या होता है? g/m/r, यानी v समानुपाती 1/r। ठीक है, v समानुपाती 1/√r, यानी v1/v2 जो हो जाएगा ये होगा √r2 बट्टा में r1। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखें, अब पृथ्वी की त्रिज्या r1 को यदि r लें तो उपग्रह पृथ्वी की त्रिज्या के आधे ऊंचाई पर है, तो r2 जो हो जाएगा यहाँ पे r + r/2, यानी होगा 3r/2। तो यहाँ जो हो जाएगा v1/v2 ये हो जाएगा 3r/2 बट्टा में r रूट अंडर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? तो v2 बराबर हो जाएगा √2/3v1। ठीक है, 2/3v1, चूंकि v1 बराबर v है। ठीक, यानी तो v2 बराबर क्या होगा? 2/√3v, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो देखिए, कहता है कि एक कागज पर बने क्रॉस के चिन्ह पर 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की पट्टिका रखी गई है। क्रॉस 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। पट्टिका की मोटाई, तो सी ऑप्शन। तो देखिए, चूँकि अपवर्तनांक जो है कितना है? 1.5 और h-x ये कितना है? 2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्रॉस जो है 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो h-x जो है आपको कितना दे दिया गया है? 2 दे दिया गया है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? ये होगा h-2। ठीक, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू बराबर h/x, तो म्यू बराबर होता है h बट्टा में x, यानी 1.5 बराबर h/h-2। ठीक, तो यहाँ से h बराबर कितना होगा? 6। एक पदार्थ जिनका अपवर्तनांक 1.51 है एक पतला लेंस बनाता है। लेंस की दोनों सतह उत्तल है, तो इसे जल में डुबाया गया है। यह लेंस व्यवहार करेगा। ए ऑप्शन, एक अभिसारी लेंस की तरह। तो देखिए, एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.51 है जो एक पतला लेंस बना है, लेंस की दोनों सतह उत्तल है, इसे जल
जो है n बराबर कितना 1.33 में डुबाया जाता है। यह लेंस जो है, यह लेंस एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू कितना है 1.51 और द्रव का अपवर्तनांक म्यू डैश ये 1.33। ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक म्यू डैश लेस देन है पदार्थ का अपवर्तनांक से। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो लेंस की क्षमता घटती है, लेंस अभिसारी की तरह व्यवहार करेगा। देखिए, कहता है कि 60 डिग्री प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती हैं तब किरण अल्पतम विचलित होती हैं, विचलन कोण। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण आई बराबर कितना है 50, प्रिज्म का कोण कितना है 60, प्रिज्म का कोण कितना है 60। तो यहाँ पे जो है आपको विचलन ये अल्पतम का रहा है, यानी n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर। ठीक है, यानी साइन a प्लस डेल बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको। तो अल्पतम जो है विचलन के लिए i बराबर, अल्पतम विचलन के लिए i बराबर होगा a प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, तो यानी यहाँ से डेल एम क्या होगा, तो डेल एम जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2i। ठीक है, 2i माइनस का a, यानी 2 गुने 50 माइनस 60 यानी कितना होगा तो 40। ऑप्शन नंबर ए। इसका था समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। तो देखिए ये होगा बी। तो बाह्य कार्य करने में, समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा बाह्य कार्य करने में काम आती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मागतिकी जो है प्रक्रिया में ऊर्जा के संरक्षण का एक कथन है। इसके अनुसार किसी प्रणाली यानी डेल क्यू को दी गई जो है ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा डेल यू में वृद्धि और प्रणाली द्वारा परिवेश के जो है निरुद्ध किया गया कार्य जो है डेल डब्लू के योग के बराबर होती है। यानी डेल क्यू बराबर क्या होगा, तो होगा डेल यू प्लस डेल डब्लू। ठीक, अब देखिए जब एक ऊष्मागतिकी प्रणाली इस तरह से भौतिक परिवर्तन से गुजरती है कि उसका गतिमान स्थिर रहे, उसका तापमान स्थिर रहे, तो परिवर्तन को समतापी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो समतापी प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यानी डेल क्यू बराबर होगा 0 प्लस डेल डब्लू। ठीक है, यानी डेल क्यू बराबर डेल डब्लू। नेक्स्ट कहता स्थिर ताप पर अभिक्रिया 2AB ये बना था A2 प्लस B2। पहले उत्प्रेरक को अनुपस्थित में फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थापित होने तक कराई जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से 18 का क्या होगा सी, यानी साम्य अवस्था अधिक शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो A2AB ये A2 प्लस B2 पहले उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति के साम्यावस्था स्थापित होने तक कराई जाती हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से साम्यावस्था अधिक शीघ्रता से स्थापित हो जाती है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो है Ni परमाणु में 3D उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन जिनका 5D ऑर्बिटलों में वितरण, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस तरह से पहले भरेगा, हर में एक एक भरेगा। ठीक, उसके बाद इस तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो देखिए एस कक्षा में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एस कक्षा में 2 होता है, अधिकतम एस में 2 होता है। ठीक है, पी में कितना होता है, तो 2, एस में 2, पी में 6 होता है। ठीक है, डी में कितना होता है 10 होता है। ठीक है, एफ में कितना होता है तो 14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन ए ऑप्शन। तो देखिए सोडियम में यदि देखें तो Na प्लस पर नाभिक आवेश कितना होता है 11, Mg2 प्लस पर होता है 12। ठीक है,
Al3 प्लस पर 13, Si4 प्लस पर कितना होता है 14। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा नाभिक की त्रिज्या उतना ही छोटा होगा। ठीक है, उतना ही छोटा होगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में नाभिक आवेश जितना अधिक होगा नाभिकीय त्रिज्या उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Si4 प्लस लेस देन Al3 प्लस, ठीक है, लेस देन Mg2 प्लस लेस देन Na2 प्लस। देखिए कहता Mg2 P2O7 तथा P4O7 4 माइनस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो मान लीजिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यदि x है तो क्या होगा, तो Mg, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 2 होता है, तो होगा 2 गुने 2, ठीक है, प्लस फास्फोरस का यहाँ पे फास्फोरस को x प्लस 7 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, यानी यहाँ से x का मान कितना आएगा 5 प्लस 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है P4O7, तो यहाँ पे होगा 4 गुने x प्लस 7 इंटू -2, ठीक है, बराबर में कितना -4। तो यहाँ से जो है 4x बराबर कितना होगा 14, यानी 10, तो x का मान हो जाएगा प्लस 2.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कितना होता है 2 होता है, Mg का 2 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। कहता है NaOCl प्लस H2O2, ये बनाता है NaCl प्लस O2 प्लस H2O। तो कहता है कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए NaOCl प्लस H2O2 ये बनाया NaCl प्लस O2 प्लस H2O। अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है। तो NaCl प्लस H2O2 ये बनाएगा O2 प्लस Na प्लस और Cl माइनस प्लस H2O। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है तो देता है। ऑक्सीकरण के संबंध में यदि देखें तो ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है, हाइड्रोजन की संख्या घटती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में वृद्धि होती है, विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या में कमी होती है। नेक्स्ट है कि CONH3 और Cl2 प्लस अपघटन के जो है भिन्न रंगों के 2 संकर यौगिक विद्यमान है, इसका कारण है तो बी ऑप्शन ज्यामितीय समावयवता। तो देखिए इसमें जो है CONH3 के हॉल 4 Cl2 प्लस अपघटन के भिन्न रंगों के 2 संकर यौगिक विद्यमान है, इसका कारण है ज्यामितीय समावयव। ठीक है, ज्यामितीय समावयव ये बनेगा आपको CO, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी क्या बनेगा NH3। यहाँ पे देखें तो CO, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl और Cl। नेक्स्ट फिर है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु निर्भर करती है, सी ऑप्शन, तत्व की प्रकृति पर। तो एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु तत्व की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। किसी सामग्री की रेडियोधर्मिता को किसी भी भौतिक अर्थात दबाव, तापमान, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र या रासायनिक परिवर्तनों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो अर्ध आयु वह समयावधि है जिसके द्वारा रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा का आधा जो है हिस्सा क्षय हो जाता है, यानी T हाफ बराबर होता है 0.693 बट्टा में लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा जो है 6 नियतांक है, 6 नियतांक तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। 125 है, कहता है एल्युमिनियम तथा Al तथा G के एक एक टुकड़े को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है। प्रतिरोध तो एल्युमिनियम का घटेगा और G का बढ़ेगा। तो Al तथा G के एक टुकड़े को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है। प्रतिरोध Al का घटेगा, G का बढ़ेगा। विद्युत किसी धातु चालक का प्रतिरोध तापमान के जो है अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर बढ़ता है तथा बढ़ने पर घटता है।
फिर है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर बढ़ता है और तथा बढ़ने पर घटता है। अर्धचालक की चालकता तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है। अब प्रमुख अर्धचालकों का बैंड जो है गैप क्रमशः सिलिकॉन एवं जर्मेनियम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट 126 कहता है कि एक गोताखोर जल जो है n बराबर 4/3 के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग हरा है, उसे वस्तु दिखती है बी ऑप्शन नीली। तो एक गोताखोर के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग हरा है, उसे वस्तु नीली जो है दिखती है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण जल से वायु में गमन कर रहे हैं, जल में अपवर्तनांक बढ़ जाता है तथा तरंगदैर्घ्य घट जाता है, जिसके कारण हरे रंग से कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग का प्रकाश दिखेगा, अतः वस्तु नीला दिखाई देगा। अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट कहता है विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं सी ऑप्शन समपरासरी। तो विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं समपरासरी दाब कहलाते हैं। परासरण एक अर्ध परागमय झिल्ली के जो है माध्यम से केवल विलायक का प्रवाह है। किसी विलायक को अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाया जाता है वह जो उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। विलयन के जो है अनुसंख्यक गुण विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। तो जब किसी विलयन की मूललता 1 हो तब क्वथनांक का स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कहता वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। ठीक है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है बढ़ता है, क्योंकि वेग बराबर होता है FPZ। तो F जो है अणुओं का वह प्रभाज जिनमें क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। P होता है प्रभावी अभिविन्यास युक्त संगठियों का जो संभावित प्रभाज, और Z जो है संगठियों की आवृत्ति। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि से अभिक्रिया दर जो है 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट कहता है रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है सी ऑप्शन उत्तक द्रव। तो रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक जो है उत्तक द्रव के माध्यम से होता है। रुधिर जो है संयोजी उत्तक है। रुधिर के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। प्लाज्मा यह रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। रुधिर कणिकाएँ यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ यानी RBC यह O2 ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। श्वेत रक्त कण WBC यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। प्लेटलेट्स यह रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक होता है। रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है ए ऑप्शन तो कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन। रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का परिवहन मुख्यतः कार्बोनिक अम्ल तथा कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। फेफड़े की इकाई जो है एल्वियोली को कहा जाता है। फेफड़ा जिस आवरण में बंद होता है उसे प्लूरा कहा जाता है। एल्वियोली रक्त में O2 मिश्रित होता है तथा CO2 को बाहर निकालता है। अमीबा में पोषण होता है तो होलोजोइक विधि द्वारा। अमीबा में होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। अमीबा एक जो है कोशिकीय एवं सर्वाहारी जीव है। इसमें प्राणी संभोजी प्रकार का अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है। ठीक है। और देखिए कि यह जो है स्यूटोपोडिया, ठीक है, स्यूटोपोडिया द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा रिक्तिका के माध्यम से जीवद्रव के द्वारा इन्हें एंजाइमों की सरल प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में तोड़ता है जिसका अवशोषण किया जाता है। फिर है कि प्रकाश संश्लेषण है एक बी ऑप्शन यानी उपचयी क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण जो है उपचयी यानी एनाबॉलिक प्रोसेस है।
क्या है, उपचयी। प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पादप भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 6CO2 + 12H2O, ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, ये बनाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में O2 का इस अभिक्रिया में O2 का निर्माण जल के अपघटन से होता है। नेक्स्ट है घोंघे द्वारा परागन होता है। ए ऑप्शन, जमीकंद में। घोंघे द्वारा जमीकंद में परागन होता है। पराग कणों के वर्तिकाग्र से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागन कहते हैं। परागन की प्रक्रिया चिड़ियों में, तो परागन की प्रक्रिया यदि देखें तो चिड़ियों में ऑर्निथोफिली परागन, जानवरों में जूफिली परागन, हवा से परागन एनिमोफिली, जल से परागन हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है। ए ऑप्शन, ऑप्सिन और रेटिनल से। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक जो है ये ऑप्सिन नामक जो है प्रोटीन, वो रेटिनल नामक विटामिन ए के एल्डिहाइड से बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। इससे ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव ला देता है। सामान्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है। फिर है कि सामान्य नेत्र दाब जो है 10 mm ऑफ Hg से 20 mm ऑफ Hg के बीच होता है। 135। देखिए कहता है कि मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है। सी ऑप्शन, पक्षमाभ कार्यों से जुड़े स्नायु द्वारा। तो मानव नेत्र में लेंस पक्षमाभ काय से जुड़ी जो है निलंबन स्नायु के द्वारा अपने स्थान पर रहता है। ठीक है, अपने स्थान पर रहता है, यानी पक्षमाभ काय से जुड़ी स्नायु द्वारा। फिर है कि नेत्र के संघटकों का कार्य इस प्रकार है, जैसे पक्षमाभी से जुड़ी चिकनी पेशियां नेत्र लेंस के आकार को नियंत्रित करने में जो सहायता करती है। आइरिस से जुड़ी चिकनी पेशियां पुतली के व्यास के नियमन में सहायता करती हैं। आइरिस से जुड़ी जो पेक्टिनेट स्नायु जल की निकासी में शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें तंतुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र का अपवर्तनांक कॉर्निया का 1.38, जलीय जो है कक्षाम का 1.34, नेत्र लेंस का 1.38 से 1.41, जो है द्रव्य कक्षाभ का 1.34, नेत्र की विभेदन क्षमता 1 से लेकर 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136। कहता है यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या होगा। बी ऑप्शन, आधी हो जाती है। तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, आधी हो जाएगी। तो देखिए यदि विद्युतीय चुंबकीय विकिरण तरंग दैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए, यानी E बराबर होता है आपको HV यानी hc/λ। ठीक है, यानी E समानुपाती 1/λ। ठीक है, तो E1/E2 क्या होगा, λ/λ1। ठीक है, यानी E1/E2 जो होगा ये होगा 2λ/λ1। ठीक है, तो E2 क्या होगा, E1/2 हो जाएगा। तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दोगुनी की जाती है तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाती है। कहता अपवर्तनांक माध्यम से सामान्य विस्थापन किस कारक पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन, अपवर्तनांक अपवर्तक माध्यम की मोटाई पर। तो सामान्य विस्थापन अपवर्तक माध्यम की मोटाई और सामग्री के अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है। सामान्य विस्थापन प्रिज्म के कोण, विचलन के कोण और संवहन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाशिक पथ निर्वात में प्रकाश द्वारा जितने समय में दूरी तय की जाती है उसी माध्यम में
उसी समय में माध्यम में तय की गई दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जो है प्राप्त करती हैं। इस पर बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए कार्य W बराबर होता है 1/2m इंटू v² माइनस u²। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको, तो W बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है 4 इंटू v² यानी 5 का स्क्वायर अब माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना होगा, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 25, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 जूल, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो कहता 4 kg वजनी एक जो है वस्तु स्थिर अवस्था में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 जूल। यह 2 स्थितियों पर गतिज जो है गतिज ऊर्जाओं के बीच का अंतर है, इससे हमें किया गया कार्य मिलता है। कहता किस मात्रा में दबाव के समान ऐसा इकाई है, तो 139 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे दबाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बीमा होता है ml-1 t-2। ठीक है, दाब बल और क्षेत्रफल का दाब जो है बल और क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, दाब के मात्रक बार, ATM, mm या cm या m of hg या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आदि है। क्वेश्चन नंबर देखिए 140, कहता सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई। तो यहाँ पे जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², या फिर ये कहें न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है, यदि दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 और m2 तथा एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी क्या होगा, बराबर G m1 m2 बट्टा में r² होता है, जहां कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, और स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए ओजोन और H2SO4 प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। ओजोन यूवी किरणों के साथ ऑक्सीजन की फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है और किसी स्रोत द्वारा सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ा जाता। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों की प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे DDT, CO2, CO, प्लास्टिक, SO2, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, VOC आदि। फिर देखिए द्वितीय प्रदूषक, तो प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक को द्वितीय प्रदूषक कहते हैं, जैसे पैन, PN, O3, SO3, H2SO4, H2O2 आदि। कहता बर्तन धोने वाला तरल पदार्थ किसके उदाहरण है, ए ऑप्शन गैर आयनिक डिटर्जेंट। बर्तन धोने वाला तरल पदार्थ जो गैर आयनिक डिटर्जेंट है, इन्हें स्टीयरिक एसिड के साथ पॉलीथीन ग्लाइकोजन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। इनकी पूरी श्रृंखला में कोई भी आयनिक इकाई नहीं होती। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट जो व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, एग्जाम्पल सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण साबुनीकरण कहलाता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार क्या है, सी ऑप्शन। तो हाइड्रोस्टेटिक दबाव और ऑस्मोटिक दबाव से अधिक। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का आधार यह है हाइड्रोस्टेटिक दबाव
ऑस्मोटिक दबाव से अधिक होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। परासरण में पानी के अणु और सांद्रता प्रवणता अर्धपारगमय झिल्ली के ऊपर होती हैं जो पानी के प्रवेश की अनुमति देता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का उपयोग पानी के पीने से आयनों, खनिज, रसायन और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट कहता है दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र है जो, तो 144 का होगा सी, CnH2। तो दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कहता है कि कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में जो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कहता है कि DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 146 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल के लिए गलत कथन है कि एडेनिन थाइमिन से 3 हाइड्रोजन बंध तथा बंधों द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन से जो है 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बन सकता है। तो देखिए इसमें एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बन सकता है तथा ग्वानिन साइटोसिन से जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है बन सकता है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अनुसार DNA अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और यह एक हेलिक्स बनाने के लिए मुड़ जाते हैं। DNA की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। DNA में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है लैक्टेज एंजाइम बेकर के खमीर द्वारा निर्मित नहीं होता है। लैक्टेज बेकर यीस्ट 3 एंजाइमों का उत्पादन करता है, एमाइलेज, माल्टेज, जाइमेज। एमाइलेज स्टार्च की थोड़ी मात्रा को माल्टेज में बदल देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और एमाइलेज जो है ग्लूकोज पर कार्य करके एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनाता है। लैक्टेज दूध की चीनी की 2 सरल शर्कराओं जो है एल्डोहेक्सोज और सुक्रोज में तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। 148 निम्नलिखित में कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में है, तो ये होगा ए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है कुल WBC की सबसे प्रचुर कोशिका हैं। वे कुल WBC का लगभग 60 से 65% है। बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं क्योंकि वे कुल WBC का केवल 0.5 से 1% बनाते हैं। देखिए ईओसिनोफिल या एसिडोफिल्स में श्वेत कणिकाओं की 1 से 4% होती हैं। इओसिनोफिल शरीर में प्रतिरक्षक तथा संवेदनशील का कार्य करते हैं। फिर के न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करती हैं। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में कौन सा गलत है, सी। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA और DNA दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांग का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में जो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर है कि बैक्टीरियोफेज PPLO
जो है रिकेट्सिया तथा हरे नीले सवाल होते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है? बी ऑप्शन बायोटीन। तो बायोटीन सल्फर युक्त विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। रेटिनॉल विटामिन ए है। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। बायोटीन का रासायनिक सूत्र C10H16N2O3S होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।